अरे असीम वकार जी, हो गया, तकरीर नहीं है आपकी, आप बात सुन लीजिए पूरी। देखिए अमीश, मुझे लगता है कि आत्मचिंतन का समय है। असीम वकार साहब को नो इफ नो बट एकदम क्लियर ये बोलना चाहिए था कि भाई श्री राम की, श्री कृष्ण की, माँ दुर्गा की बात, उनका सम्मान, उनकी पूजा अर्चना भारत में नहीं होगी तो कहां होगी। जिसने भी, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो काजी हो, दाढ़ी टोपी वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कट्टरवादी व्यक्ति जो श्री राम का अपमान करता है, रामनवमी पे पत्थरबाजी करता है, वो गलत है, उठाकर उनको जेल में डालिए। बहुत देर से बजरंग मुनि बोल रहे हैं, मैं उनके बारे में भी बोलना चाहती हूं कि अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुआ व्यक्ति श्री राम का नाम लेकर महिलाओं के अपमान की बात कर रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कर रहा है, तो वो भी घृणित है, वो भी निंदनीय है, उनका भी कोई सम्मान नहीं करता है और पूरा देश उनको अरेस्ट करने की मांग भी कर रहा है। लेकिन आज आप ये सोचिए कि ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये आत्मचिंतन करने का विषय है कि श्री राम कौन है। श्री राम किसी एक रिलीजन को, किसी एक पंथ को बिलोंग नहीं करते हैं। श्री राम भारत का रामत्व है, भारत के आदर्श है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने, अमीश, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक पुरुषों में सर्वोत्तम होने का उदाहरण पेश किया, हर जगह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने अपनी एक्टिविटीज से दिखाया। अगर हम उनका अपमान कर रहे हैं, उन पर पत्थर चला रहे हैं या उनके नाम पे महिलाओं से बलात्कार की बात कर रहे हैं, तो हम भारतीय नहीं है, हम अभारतीय हैं और हमें अपने अंदर झांक के अपने आप को क्लीन करने की जरूरत है। बहुत हो गई लड़ाई भाई, आप लोगों के भड़कावे में आकर देश में क्या हो रहा है, थोड़ा मनन करिए, बोलिए कि गलत है। जी ठीक है, शादाब चौहान जवाब देना चाह रहे हैं। शादाब चौहान, सबसे पहले जो बात सुधांशु जी ने कही थी कि ये जो पूरा रामनवमी के अवसर पर एक जगह इंसिडेंट नहीं हुआ, बल्कि चुन चुन करके हर जगह पर ये इंसिडेंट्स हुए, वायलेंस का क्रिएट करने की कोशिश की। सबसे पहले हम हर तरह के वायलेंस को कंडेम करते हैं। दूसरी बात, सुधांशु जी की बात को एग्री करता हूं, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। कुछ लोग हिंदुत्व के नफरत के समुद्र में डूबकर सनातन संस्कृति को भूल करके, भारत की पहचान को भूल करके, नफरत की बुनियाद पर दूसरे मजहब के इलाके में जाकर उनके खिलाफ बदतमीजी नारे लगाकर क्या बोला आपने? दूसरे मजहब के इलाके में जाकर, एक सेकंड रुकिए, यही रुकिए, फुल स्टॉप, रुकना होगा आपको, रुकना होगा। आपने क्या बोला? कुछ लोग कुछ और मजहब के इलाकों में जाकर, हिंदुस्तान में क्या कुछ इलाके मजहबी इलाके हैं, वहां पर नॉन मुस्लिम, यानी वहां पर गैर मुसलमान नहीं जा सकता, वहां पर गैर मुसलमान नहीं जा सकता। पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, वहां गैर मुसलमान, मतलब आपने क्या बोला? गैर मजहब के इलाके में क्या चाह रहे हैं? आपका क्या मतलब है? गैर मजहब का इलाका क्या होता है? गैर मजहब का इलाका क्या होता है? नहीं, ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी, यही रुक जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी, रुकना पड़ेगा आपको जी, आपको रुकना पड़ेगा, यहां पर रुकना पड़ेगा। इस देश के व्यूअर भी सुने क्या कहा जा रहा है कि गैर मजहबी इलाकों के अंदर ये लोग गए। क्या होता है गैर मजहबी इलाका? नॉन मुस्लिम एरिया इस देश के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी, हाँ, एक नॉन मुस्लिम स्टेट है इस देश के अंदर, वो है कश्मीर, जहां गैर मुसलमान को नहीं बख्शा गया। आप नहीं चाहते कि गरीब बेरोजगारी और छोड़िए गरीब बेरोजगारी की बातें, आप गरीब बेरोजगारी की यार के अंदर पत्थर चलाएंगे और गैर मुसलमान इलाके में कोई नहीं जाएगा, ये जायज नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ना, सुधांशु त्रिवेदी, योर रिस्पॉन्स ऑन दिस। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिस्पॉन्स ऑन दिस। शांत। अमीश जी, देखिए, इन्होंने जो बात, इनके कहते कहते दिल की आरजू जुबान पे आ गई और इनके मुंह से निकल गया गैर मजहब का इलाका। यही इलाका बढ़ते बढ़ते एक दिन एक स्टेट बन जाता है और जरूरत पड़ने पे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान बन जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फरहाद हाकिम जो बंगाल के मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ले जाकर बाकायदा पत्रकार को दिखाकर कहा था, देखो ये मेरा इलाका है या मिनी पाकिस्तान है। ये मेरा शब्द नहीं है, ये उन लोगों का शब्द है। और जो इन्होंने बात कही है, संयोग नहीं प्रयोग है। मैं बिल्कुल सहमत हूं शादाब चौहान की बात से, क्योंकि वसीम वकार साहब पूछ रहे थे कि ये कैसे, मैं बताना चाहता हूं, ये जानते हैं कौन सा प्रयोग है? ये वो प्रयोग है जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम दिखाएंगे क्या होता है। ये वो प्रयोग है जिसने कहा था 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। ये वो प्रयोग है कि जो ओवैसी ने कहा था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे
और मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। यानी ये भाजपा की सरकार है, तब ये नेट प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं। जिस दिन सरकार नहीं होगी उस दिन पूरा मैच खेल के दिखाएंगे। यह वह प्रयोग है। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। मैं इस डिबेट को मैं ब्रेक ले रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आपने बड़ी बात बोली है। असीम वकार, आपके पास भी मैं रिएक्शन लूंगा, और शादाब चौहान, आपने भी बड़ी बात बोली है। यानी अभी ये नेट प्रैक्टिस है, जैसा सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। ये पत्थरबाजी नेट प्रैक्टिस है। फुल मैच तब होगा जब मोदी की सरकार नहीं रहेगी। सुधांशु त्रिवेदी का यह कहना है। ब्रेक के बाद इसका जवाब। टूट गई। यूक्रेन का कहना है कि इन इमारतों के आसपास उसकी सेना का कोई अड्डा नहीं था, जिसका मतलब साफ है कि रूस का टारगेट यूक्रेन के निहत्थे लोग ही थे। यही वजह रही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि बोरोद्यांका में रूस ने बुचा से भी ज्यादा क्रूरता की। वहां आम लोगों के घरों पर हमले किए गए और एक हफ्ते तक लोग मलबे में तड़पते रहे, जिनके अब जिंदा होने की उम्मीद न के ही बराबर है। А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше. यूक्रेन का कहना है कि अभी तो राहत बचाव का काम शुरू ही हुआ है और बोरोद्यांका में महज 2 रिहायशी इमारतों के मलबे से 26 लोगों के शव बरामद हुए। जैसे जैसे मलबा हटेगा उसके अंदर दफन रूस के कत्लेआम के सबूत परत दर परत बाहर निकलेंगे। असल में एक हफ्ता पहले कीव के पास बुचा शहर से रूस की सेना के कब्जा छोड़ने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शवों की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से पूरी दुनिया सन्न है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जब बोरोद्यांका में रूस के मासूम लोगों पर ढाए गए जुल्मों से पर्दा उठेगा तो बुचा की बर्बरता भी बौनी नजर आने लगेगी। यही वजह रही कि यूक्रेन के कम्युनिटीज एंड टेरिटरीज डेवलपमेंट मिनिस्टर ओलेक्सी चेर्निशोव ने न्यूज 18 से बातचीत में पुतिन को जमकर कोसा। This is a war crime. This is not comparable with a human being. लेकिन बर्बाद इमारतों के अलावा भी हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वहां एक बांध के पास यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चलाती नजर आई, जिसमें पानी के अंदर से ग्रेनेड और छोटी छोटी मिसाइलों जैसे कई हथियार निकलते दिखे। हथियार भी यूं ही पानी के अंदर नहीं फेंके गए थे, बल्कि उन्हें अच्छी तरह छिपाकर डिब्बों में पैक करके पानी में डाला गया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने बोरोद्यांका से निकलने की जल्दबाजी में अपने हथियार छिपा दिए ताकि उसके युद्ध अपराध के सबूत ही न बचें। इसी वजह से यूक्रेन का मानना है कि रूस की तैयारी बोरोद्यांका में और भी ज्यादा तबाही मचाने की थी, लेकिन उससे पहले ही उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि रूस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के आम लोगों को अपना निशाना बनाने से साफ इनकार कर रहा है। उधर यूक्रेन के शहर बुचा में हुए नरसंहार पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। यूरोप के देश लातविया से चलने वाली एक वेबसाइट ने रूसी सेना पर लगे बर्बरता के आरोपों को साबित करने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसे ड्रोन कैमरे के जरिए 23 मार्च से 30 मार्च के बीच रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया गया, यानी उस वक्त जब बुचा शहर पर रूसी सेना का कब्जा था। और इस वीडियो में बुचा शहर एक कब्रिस्तान बना दिखा। वहां बीच सड़क पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर हर तरफ शव ही शव पड़े नजर आए। एक शव तो साइकिल के साथ सड़क पर पड़ा दिखाई दिया, यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। हालांकि बुचा की सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें दुनिया पिछले कई दिनों से देख रही है, इसलिए इस वीडियो में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो है इस वीडियो पर लिखी तारीख, जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि रूसी सैनिकों ने ही बुचा में लोगों की बेरहमी से हत्या की। वहीं दावा किया जा रहा है कि बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए वहां पुतिन के रूसिच लड़ाकों की एंट्री करवा दी गई है। ये लड़ाके भी वैगनर ग्रुप से जुड़े भाड़े के हत्यारे हैं, जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके कान काट लेते हैं। और ये सब होता है पुतिन के एक इशारे पर। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसिच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में सैनिकों की वर्दी में भाड़े के ये हत्यारे खार्किव के एक इलाके में डटे दिखे। उनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी नजर आई, जबकि एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दिए। बताया गया कि पुतिन के ये किलर इतने जल्लाद होते हैं कि कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते, और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की